हेलो दोस्तों, आज है 17 जनवरी। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए इसकी लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ है? कर्नाटक और जो केरल का बॉर्डर है उस बॉर्डर पे जो नीलगिरी हम पढ़ते हैं तो नीलगिरी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर राज्य अगर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में स्पॉटेड डियर पाए गए हैं, चित्तीदार हिरण। वो देखने की मतलब उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि हाल ही में ये वृद्धि देखी गई है और ये बड़े हैं। तो अब मेन इंपोर्टेंट हो जाएगा, वो आएगा कि नागरहोल के बारे में। तो अगर ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क और नागरहोल टाइगर रिजर्व ये दोनों नाम से है। तो ये यहाँ पे है साउथ की तरफ बिल्कुल लोकेशन। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये रहे और नागरहोल नेशनल पार्क वो एक ही होते हैं। तो ये है। अब यहाँ पे जो नदी है वो देखने को मिलेगी, ये काबिनी नदी है। ये जा रही है जो काबिनी नदी। तो पूछ लेगा कि नागरहोल के साउथ वाले एरिया में कौन सी नदी है? तो ये काबिनी नदी है। ऊपर कौन सा है? नागरहोल है। तो ये एक पहली चीज इंपॉर्टेंट हुई। अब कर्नाटक में कुछ आसपास और देख लेते हैं। जैसे नागरहोल नेशनल पार्क का ही पार्ट है नागरहोल टाइगर रिजर्व। उसी के आसपास बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। तो बांदीपुर, बिलीगिरी, रंगना जो बिलीगिरी वाला है, और उसके बाद है बन्नेर घट्टा। उसके बाद है कुद्रेमुख और अंसी दंदेली। ये सब एरिया इसी एरिया के आसपास स्थित हैं। तो इनके नाम कुछ कुछ के देख लेने हैं। जैसे कुद्रेमुख काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, बिलीगिरी हो गया। तो बिलीगिरी रंगनाथ करके, और बन्नेरघट्टा हो गया। तो इनके नाम थोड़े याद रखने हैं। उसके बाद इसमें दोबारा से देखें इस मैप में, तो ये रहा नागरहोल वाला एरिया। नागरहोल का ये रहा, और यहाँ पे ये है नागरहोल के पास। इधर चलेंगे तो कौन सा? बांदीपुर, बांदीपुर वाला एरिया। और नीचे कुद्रेमुख है जो केरल वाले एरिया में, वो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो साउथ में है। अब नागरहोल के बारे में देखें तो नागरहोल नाम कैसे पड़ा? तो नागर का मतलब साउथ में नाग से है, और होल का मतलब कन्नड़ भाषा में नदी से है। तो जो ये काबिनी नदी है तो उसे सांपों की नदी कहते थे। तो सांपों की नदी से नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है नाम पड़ा इसका। पश्चिमी घाट पे स्थित है। कहाँ? पश्चिमी घाट, क्योंकि ये एरिया कहाँ है? पश्चिमी घाट पे स्थित है। तो पश्चिमी घाट हो गया। और नीलगिरी का हिस्सा है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व भी। तो सबसे एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व उसी का पार्ट होता है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह तो उसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। नागरहोल नदी यहाँ से बहती है पार्क से, और काबिनी नदी से वो मिल जाती है, जो कि हमने देखा था। ये नीचे की तरफ कौन सी नदी बह रही थी? काबिनी नदी। तो नागरहोल निकल के काबिनी नदी में मिल जाती है। तो साउथ में ये देख लिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये मिलते हैं। यहाँ पे टाइगर काफी संख्या में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे नाग से ज्यादा क्या मिलते हैं? टाइगर और हाथी मिलते हैं। तो टाइगर प्लस हाथी यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ये है। नागरहोल की जैव विविधता देखें तो साउथ वाले एरिया में तो यहाँ पे नम पर्णपाती वन मिलेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट वर्षा अच्छी होती है मानसून के साथ। तो पश्चिमी घाट में वर्षा अच्छी, तो नम मिलेंगे और पर्णपाती वन मिलेंगे। जो पेड़ होंगे वो होंगे सागौन और रोजवुड के पेड़। तो सागौन और रोजवुड के पेड़। एशियाई हाथी, चीतल, मूस, हिरण जो भारतीय है, उसके बाद धारीदार गर्दन वाले और लाल नेवला, ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। अगला आर्टिकल है इकोनॉमी का। पहला इसमें इंपॉर्टेंट है, बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात जो है उसमें क्या हुआ है? ज्यादा या कम अगर होता है तो हमेशा न्यूज में आता है। तो मेन है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है? तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो पिछले वर्ष भारत की बैंकों ने ऋण की तुलना में जमा अधिक जोड़े, मतलब उनके पास डिपॉजिट ज्यादा हुआ है, और ऋण उन्होंने कैसा दिया है? कम दिया है। तो डिपॉजिट ज्यादा है और जो लोन दिया है वो कम दिया है। तो इसमें डिपॉजिट में क्या आई है? नरमी आई है। अब इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है सीधा ही क्वेश्चन, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है? तो आसान भाषा में से समझते हैं कि मान लो एक बैंक है, उस बैंक के पास 100 रुपए हैं उसके पास। तो उसके पास क्या हो गया? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इस 100 रुपए में से उसने कितना लोन दिया है, कितने परसेंट। तो क्या है? सीडीआर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान, बैंक भी हो सकता है, कोई वित्तीय संस्थान भी होता होता है, उसका मापदंड है कि उसने ग्राहकों से जो डिपॉजिट लिया है उसका कितना परसेंट लोन के रूप में दिया है। 100 रुपए अगर उनके पास जमा है या रखा है ग्राहकों का, उसमें से कितना दिया? उन्हें 90 दिया है, 50 दिया है, 70 दिया है, कितना दिया है लोन के रूप में? वही उनका क्या है? क्रेडिट डिपॉजिट
डिपॉजिट रेशियो। अब ये कैसे प्रभाव डालता है ये हम देखते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूला निकालें तो सीडीआर का हमें परसेंटेज चूंकि निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो 100 रुपए हमारे पास कुल जमा थे, लोन हमने दिया 50 का, परसेंटेज परसेंटेज निकालने के लिए 100 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हम जैसे नॉर्मल परसेंटेज निकालते वही निकाल लेंगे। तो अब इसको एक एक एग्जांपल से मान लो समझते हैं। मान लो सीडीआर हमें निकालना था परसेंटेज, हमने 70 का लोन दिया है और हमारे पास रुपए थे, बैंक के पास कितने 100 रुपए, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 घटेगा, 70% आ गया। तो बैंक ने क्या किया, 70% अपना रुपए लोन पे उठा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो बैंक के पास 200 करोड़ रुपए थे या 200 रुपए थे, उसने 50 लोन में दिया है, तो 50 लोन में दिया है तो कितना आ गया, 25%। अब किस बैंक के पास ज्यादा अच्छी स्थिति है, तो 25%, क्योंकि उसने केवल 25% दिया है, मतलब उसके पास 75% रुपए रखा है अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन। इस बैंक की सिचुएशन क्या है, 70% के आसपास है। तो अब इनके बदलाव कैसे इकोनॉमी पे प्रभाव डालते हैं वो देखते हैं। तो अगर मान लो उच्च सीडीआर है, अब उच्च सीडीआर कहाँ था, 70% वाले में, निम्न सीडीआर कहाँ था, 25% वाले में। अब मान लो उच्च सीडीआर है, मतलब बैंक लोन ज्यादा दे रही है, क्यों, 70% दे रही है अपने 100 में से लोन। तो 70% अगर लोन दे रही, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। अब मान लो बैंक के पास 100 रुपए थे, उसने 70 दे दिए, 70 किसी ने खरीदे, मार्केट में रुपए गए, मार्केट में व्यक्ति क्या करेगा, खर्च करेगा, खर्च करेगा तो तरलता कैसी होगी, बढ़ेगी। तरलता का मतलब क्या हो गया, कि मार्केट में रुपए की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये है, पर बैंक की लिक्विडिटी इससे खतरे में, मतलब मार्केट में तो तरलता बढ़ जाएगी, पर बैंक की लिक्विडिटी खतरे में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 70% बैंक ने लोन उठा रखा है, और कोई विपरीत स्थिति में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, लोन नहीं लौटा पाते हैं, या लोन लेने मान लो ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि सब लोग लोन लेने आ जाएं, लोन जिनने मतलब अपना रखा है बैंक में जमा डिपॉजिट किया वो लेने आ जाए, तो बैंक की स्थिति पर दिक्कत आएगी। अब निम्न सीडीआर का देखें, तो निम्न सीडीआर भी ज्यादा दिक्कत का है, क्योंकि बैंक लोन ही नहीं दे रहा है, और अगर बैंक लोन नहीं देगा तो किसी कोई अगर लोन नहीं लेगा, कोई अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, और बिजनेस नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ नहीं पाएगी। तो ये भी दिक्कत है। तो ज़्यादा सीडीआर होना भी थोड़ा गड़बड़ है, और कम सीडीआर होना भी है, क्योंकि इससे इकोनॉमी क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल, 100% सीडीआर हो गया है। तो 100% अगर सीडीआर है, तो बैंक कहेगा, अब इसे एग्जांपल से याद है, बैंक कहेगा अरे भाई अब तो खुद उधार मांगना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100% सीडीआर है, कोई भी व्यक्ति बैंक के पास रुपए लेने आएगा तो बैंक को उधार लेना पड़ेगा। तो हम इसे आसान एग्जाम्पल से इससे समझेंगे, जैसे ही 100% सीडीआर का बात आएगी, तो हम क्या याद रखेंगे, बैंक कहेगा कि अब खुद उधार मांगना पड़ेगा, और जब 10% सीडीआर होगा, तो लोग क्या कहेंगे, भाई इतना पैसा रखा तो है बैंक के पास, थोड़ा लोन लोन भी दे दो। तो ये अंतर है दोनों में। क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात क्या है, तो हमने देख लिया, बैंक की तरलता मापने का है, कुल ऋण और कुल जमा को विभाजित करके निकाला जाता है। और इसके बाद क्या है, परसेंटेज में इसका प्रतिनिधित्व होता है कि बैंक ने कितना ऋण दिया है। प्रभावित करने वाले कारक, मांग इसे प्रभावित कर सकती है, ज्यादा मांग होगी ज्यादा सीडीआर हो जाएगा। जमा संग्रह हो सकता है, बिल्कुल है, उच्च जमा संग्रह अनुपात को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर मान लो 200 में से अभी हमने देखा था 50 ही लोन दिया है, 25% था, अब मान लो बैंक के पास कल को 400 रुपए आ जाए, और 400 में से उसने तो लोन 50 ही दे रखा है, तो सीडीआर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। आर्थिक मंदी तेजी में भी ये प्रभावित होते हैं। तो ये नॉर्मल कॉमन सा है, केवल इतना याद रखना है कि सीडीआर है क्या, तो क्या है, लोन जितना देती है बैंक। उच्च क्रेडिट अनुपात, उच्च क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात का प्रभाव क्या होगा। अब सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उच्च लाभप्रदता, सक्रिय उधार से अधिक लाभ की संभावना होगी। अब बैंक किस पे काम करती है, तो बैंक को फायदा कब होगा, जब बैंक लोन देगी, क्योंकि बैंक का खर्चा चल रहा है, इतनी बड़ी बैंकों की ब्रांचें खुली हैं, ब्रांचें हर जगह हैं, उसमें कई सारे कर्मचारी हैं, वो कहाँ से रुपए लेते हैं, तो बैंक कहाँ से देती है, कि बैंक उधार देती है अपना लोन, और लोन से तो अगर उच्च लाभ होगा तो बैंक कब होगा, जब बैंक ज्यादा लोन देगी। उच्च जोखिम भी तो होगा, तो उच्च जोखिम भी होगा, तरलता जोखिम भी होगा, अप्रत्याशित अगर हम लोन दे देंगे, तो उच्च अगर क्रेडिट डिपॉजिट है, तो लाभप्रद भी बैंक का उच्च होगा, पर बैंक का जोखिम भी तो उच्च हो जाएगा, और तरलता जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा मार्केट में रुपए है तो महंगाई बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। निम्न है तो बैंक को लाभ नहीं होगा, बैंक इतना रुपए रखे है तिजोरी में, खर्चा कहाँ से बैंक अपनी चलाएगी, क्योंकि सब तो मार्केट रखा ही है, अब रखे हुए लोन है, मतलब रखा हुआ पैसा है, वो तो मतलब बनने बढ़ेगा नहीं। तो ये है मेन चीज है कि निम्न वाला एक समस्या पैदा करेगा, पर सावधानी में भी होता है।
अब अगला है एक अगला आर्टिकल नौसेना को लेकर के, से नौसेना, तो नौसेना में 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म को एक साथ कमीशन किया गया है। और पहली बार ऐसा है कि 3 जहाज़ों को एक साथ कमीशन किया गया है। तो इन तीनों के नाम याद रखने, पहले का नाम है नीलगिरी। जब नीलगिरी तो अभी हमने देखा पर्वत वाले ही है, तो नीलगिरी है। दूसरे का नाम है बागसीर, तो दूसरे का नाम बागसीर। तीसरे का नाम है सूरत, तो बागसीर, सूरत और नीलगिरी। तो ये है, अब इनको सबको नौसेना में शामिल किया गया है। तो इनमें तीनों को अलग-अलग इनकी विशेषताएं, जैसे नीलगिरी है जो आईएनएस नीलगिरी, वो है एक फ्रिगेट है। आईएनएस सूरत है वो डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस बागसीर है वो एक पनडुब्बी है। तो इन्हें याद रखना है। अब इनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि इसमें एग्जांपल देखते हैं। फ्रिगेट, अब पनडुब्बी तो हम जानते ही हैं पनडुब्बी क्या होती है। तो पनडुब्बी मूवी वगैरह में देखते हैं, पानी अगर है, पानी के नीचे जा एक पनडुब्बी होती है, और वो कई महीनों तक, कई दिनों तक समुद्र के नीचे रह लेती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं। तो ये होता है नीचे पनडुब्बी। पर दो हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं वो है फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर नाम से ही लग रहा है कि डिस्ट्रॉय करेगा ये किसी को। तो डिस्ट्रॉयर थोड़े क्या होते हैं, खतरनाक टाइप के होते हैं, सीधा हमला करते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमलावर ज्यादा होंगे, बड़े हथियार इनके पास होंगे, आकार थोड़ा बड़ा होगा। खरीदने में कैसे होंगे, ये महंगे होंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है, बड़ी बड़ी मिसाइल है। इनमें क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मसीह मिसाइल, सारी जितनी मिसाइलें हम पढ़ते हैं सब इन पे मिसाइलें लगी होंगी। तो ये इनकी विशेषता। दूसरी तरफ आते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट आकार में थोड़ा छोटा होता है पर स्मार्ट ज्यादा होते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है वो होता है जो सबमरीन को डिटेक्ट करना। तो पानी के नीचे ये सोनार छोड़ रही, इसके बाद कहीं सबमरीन होगी तो उन्हें ये डिटेक्ट कर लेंगी। तो मेन चीज क्या है फ्रिगेट में, कि ये सोनार वाले एरिया को सोनार से डिटेक्ट कर लेती है। तो ये है। अगला है, अब इसी में देखते हैं इस वाले में, कि हमने ये देखा फ्रिगेट में देखा हो तो मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध, क्या करता है फ्रिगेट, हमने देखा पनडुब्बी रोधी तो देखा था, ये पनडुब्बी को ही के लिए है। डेस्ट्रॉयर उच्च गतिशीलता, अधिक प्रवाह क्षमता और मुख्य रूप से आक्रामक होता है, जो हमने देखा इसे। और इनमें सारी तरीके की मिसाइलें होती हैं। तो फ्रिगेट का देखा, सुरक्षा केंद्रित अधिक, तो अधिक होता है। सुरक्षा का मतलब सेल्फ, अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा होगा, और जांच पड़ताल करता रहेगा समुद्र में कहीं कोई हमला तो नहीं, ये चीजें। आकार छोटा होता है, जबकि डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। बाकी इसमें हमने देख ही लिया। अब एक एक क्या देखें, नीलगिरी। तो नीलगिरी हमने देखा था क्या, फ्रिगेट। फ्रिगेट का अब हमें समझ में आएगा, पहले नीलगिरी देखेगा पानी में कहीं सबमरीन तो कोई नहीं है, कोई हमलावर उन्हें जांच करेगा। तो ये, और ये प्रोजेक्ट 17A में 7 फ्रिगेट से में से पहला है। मतलब ऐसे 7 फ्रिगेट और बनेंगे, उसमें से पहला है। प्रोजेक्ट कौन सा है, तो 17A प्रोजेक्ट है, उसके तहत बनना है। ऐसे प्रोजेक्टों के नाम होते हैं ना, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। उसके नाम है, कोड नेम जो होते हैं, तो शिवालिक वर्ग का है, क्योंकि पहले शिवालिक ऐसा था, तो शिवालिक वर्ग का है ये। निर्माता कौन है, तो मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव कहाँ पे है, मुंबई वाला। और गार्डन रीच शिपयार्ड, जो कहाँ है, कोलकाता। इन्होंने इसका निर्माण किया। तो मझगांव डॉक और गार्डन रीच ने इनका निर्माण किया है। तो इनमें सुपरसोनिक और मध्यम दूरी की कुछ मिसाइलें लगी होती हैं। उसके बाद डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर है सूरत, तो सूरत डेस्ट्रॉयर, इसमें 15B है। प्रोजेक्ट इसका कौन सा है, 15B। तो प्रोजेक्ट 15B के, इसे भी मझगांव ने निर्माण किया है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट, मतलब आईएनएस बाघसीर। बाघसीर क्या है, एक पनडुब्बी थी। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत है। पनडुब्बी किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट 75 के। इसे हमने डेवलप नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो। फ्रांसीसी का नेवल ग्रुप है, उसने, और स्पेनिश का है ग्रुप, उन्होंने इसे बनाया। तो फ्रांस और स्पेन से हमने ये बनवाया है। बाघसीर का क्या है, एक रेत की मछली होती है, उसके नाम पे बाघसीर का नाम पड़ा है। डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों है। अब चूंकि डीजल इलेक्ट्रिक दोनों है, तो पानी के नीचे ज्यादा लंबे समय तक ये रहेगी, और 2026 में ये अपने में जुड़ जाएगा। तो ये है। अगला है आर्टिकल त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन है, वो कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो वो त्रिपुरा विधानसभा में प्रवेश कर गए, उनको हिरासत में लिया गया। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि ऐसा क्या हुआ है, तो कि त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन के लोग त्रिपुरा विधानसभा में गए हैं। तो असल में त्रिपुरा में कोकबोरो की एक भाषा चलती है, कोकबोरो, जिसे रोमन लिपि में उपयोग करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के छात्र संगठन। तो पाठ्यक्रम और आधिकारिक में कोकबोरो है। अब जो क्रिकेट से संबंधित हैं वो इसे याद कर सकते हैं, कोकबुर्रा की बॉल होती है ना, कोकबुर्रा वाला। तो कोकबोरो वैसा ही कुछ नाम लगेगा। तो रोमन लिपि में यूज करें। अब रोमन लिपि क्या होती है, जैसे ABCD हम पढ़ते हैं, या ऐसे 5 लिख रहे हैं, 10, तो ये रोमन है। तो त्रिपुरा स्टूडेंट वाले कह रहे हैं कि इसके लिए रोमन यूज करवाओ कोकबोरो के लिए। तो इसके लिए अभी
चर्चा चल रही है कहाँ पे, त्रिपुरा में। अब राज्य की अधिकांश जनजातियां कोकबोरोक भाषा ही बोलती हैं, और जो जिसे बंगाली के बाद दूसरी राज्य की भाषा के रूप में यूज किया जाता है। तो त्रिपुरा में एक तो बंगाली चलेगी, क्योंकि त्रिपुरा बिल्कुल पास है बंगाल के। अब इसके बारे में देखते हैं। बोरोक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है त्रिपुरा में। तो लोग कौन से? बोरोक लोग। शाब्दिक अर्थ क्या है? कोक का अर्थ होता है मौखिक, और बोरोक का अर्थ होता है लोग या मानव। तो लोग मौखिक रूप से जो मानव के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उसे क्या कहेंगे? कोकबोरोक भाषा है। किस भाषा का पार्ट है? तो सिनो तिब्बत वाला जो है, मतलब क्योंकि ये एरिया तिब्बत और इधर चाइना के आसपास वाला एरिया लगा होता है, तो सिनो तिब्बत म्यांमार उनके लैंग्वेज का ये जोड़ा है। तो तिब्बती बर्मी जो लैंग्वेज है, मतलब बर्मा म्यांमार वाली, उससे संबंधित है ये। कोकबोरो का इतिहास देखें तो लगेगा ये शायद अभी की भाषा होगी, तभी तो रोमन है, पर नहीं। ये फर्स्ट सेंचुरी की लैंग्वेज है, मतलब काफी पुरानी है। फर्स्ट सेंचुरी की, जब पाली प्राकृत हम पढ़ते हैं उस टाइम की। तो कम से कम फर्स्ट सेंचुरी की मानी जाती है, जब त्रिपुरा के राजाओं का एक रिकॉर्ड है। रत्नाकर एक पुस्तक में लिखना लिखना इसका शुरू हुआ था। तो राज रत्नाकर नामक एक पुस्तक में लिखा जाना शुरू हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में। तो मतलब उससे पहले ही रही होगी, फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया था। मूल रूप से लिपि में कोलोमा है। लिपि जो लिखी गई थी, मतलब जो जब ये राज रत्नाकर लिखी गई होगी, वो एक कोलोमा लिपि थी। मतलब पहले जो एक लिपि चलती थी उसका नाम क्या था? कोलोमा लिपि। तो कोकबोरोक जिस लिपि में लिखी जाती है, ऐतिहासिक रूप से लिखी गई थी, वो कोलोमा लिपि थी। पर 14 सेंचुरी तक ये लिपि का यूज होना कम हो गया। फिर धीमे धीमे लोग भूल गए इस लिपि को, तो लोग यूज करना ही नहीं जानते, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि कोकबोरोक की कोलोमा लिपि है क्या। फिर क्या हुआ, बाद में इसके लिए बंगाली लिपि यूज होने लगी। तो हम किसी भी, जैसे हिंदी को हमें लिखना है, अब हिंदी को हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं हिंदी। अब हिंदी को अगर हम लिखना चाहें तो हिंदी को ऐसे भी तो लिख लेते। तो लिपि भाषा होनी चाहिए, लिपि तो कोई में हम कोई सी भाषा लिख देते हैं। तो असल में कोकबोरोक को जो है उसको लिए, ये कैसी है? कोकबोरोक एक भाषा है। इसके लिए हम जो लिपि यूज कर रहे हैं अभी, वो बंगाली यूज कर रहे हैं। अब लो छात्रों का संगठन है, इसके लिए कौन सी यूज करो? रोमन लिपि यूज करो, मतलब जो इंग्लिश टाइप की है वो यूज करो, एबीसीडी। अब कोकबोरो के लिए रोमन लिपि के उपयोग की वकालत जो हो रही है 2004 से त्रिपुरा में चल रही है। तो हमने ये इसका इतिहास देखा। बंगाल के साथ त्रिपुरा की ये भाषा है 1979 से, ये एक राज्य भाषा के रूप में है। अगला आर्टिकल है भार्गवास्त्र से। तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। माइक्रो मिसाइल का मतलब क्या हुआ? वैसे हम मिसाइल पढ़ते हैं बड़ी बड़ी मिसाइल, ये माइक्रो मिसाइल क्यों है? तो ये ऐसी मिसाइल है, जैसे देखते हैं ना ड्रोन छोटे छोटे आजकल हमला करते हैं, तो एक ड्रोन आया कहीं से, पाकिस्तान से कोई ड्रोन आया, तो ड्रोन को पकड़ना कठिन होता है ऐसे। तो भार्गवास्त्र क्या करेगा, जैसे मान लो 100 ड्रोन 50 ड्रोन, ऐसे बड़े बड़े ड्रोनों की श्रृंखला जब कोई देश एक दूसरे पे अटैक करता है, जैसे इसराइल वगैरह करता है, तो वो ड्रोनों की श्रृंखला से निपटने के लिए एक अपना सिस्टम है भार्गवास्त्र। तो एक तो पहली चीज क्या है, ये पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवास्त्र। जो है स्वार्म ड्रोन के खतरे से मुकाबला करने के लिए। स्वार्म ड्रोन क्या है वो अभी हम देखेंगे। एक साथ कई सारे ड्रोन जो हमला करते हैं, यूएवी क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है यूएवी, उनसे ही लड़ने के लिए काम करेगा भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र के बारे में देखना। अब इसमें क्या है, इसको जो डिजाइन किया वो इम्पोर्टेंट है। पहला तो दो चीजें हमें पता चली। भार्गवास्त्र करेगा क्या? ड्रोन से लड़ेगा। तो जो सौर्म ड्रोन होते हैं उनके खतरे से लड़ेगा। विकास किसने किया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है जो भारत में ही, उसने इसे डेवलप किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब डीआरडीओ ने नहीं किया, वैसे हम पढ़ते हैं ज्यादातर डीआरडीओ। तो भार्गवास्त्र को डीआरडीओ ने नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने किया है। अब भार्गवास्त्र काम कैसे करेगा ये सोचो। ये मान लो यहाँ पे हमने भार्गवास्त्र को लगा दिया, ऊपर से कई सारे ड्रोन आए। अब ये ड्रोन श्रृंखला में लाइन से अटैक करते हैं, कि एक एक अगर हट गया तो उसकी जगह दूसरी ले लेगा, दूसरा भी हट गया तीसरा उसकी जगह ले ले। तो ये क्रम से अटैक करते रहते हैं लगातार, और एक सिक्वेंस सा बनाए रखते हैं। तो भार्गवास्त्र ऐसे सबको पकड़, मतलब 64 ऐसे अगर ड्रोन एक साथ भी अटैक करते हैं तो उन 64 को मार सकता है। 6 किलोमीटर दूरी से ही पता लगा लेगा कि ड्रोन आ रहे हैं। फिर गोला बारूद इसमें लगे ही होंगे, और इसके द्वारा क्या करेगा, सबको नष्ट कर देगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल का मतलब क्या है, गाड़ी वगैरह पे कहीं भी आराम से इसे ले जाया जा सकता है। सभी क्षेत्रों में, मतलब ऊंचाइयों नीचाइयों सब जगह से हो सकता है। अभी अधिकतम कितने लक्ष्य भेज सकता है? 64 ड्रोन के आसपास भेज सकता है। अब हमें पढ़ना है स्वार्म ड्रोन के बारे में। स्वार्म क्या है? स्मार्ट वॉर फाइटिंग अरा ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। तो इसका मेन बात है कि
स्मार्ट वॉर फाइटिंग है, स्मार्ट ही आजकल वॉर हो रहे हैं। तो जैसे इस इमेज में देख तो ये लाइन से ऐसे उड़ रहे हैं, इधर लाइन से उड़ रहे हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, मान लो इनमें से एक दो को उड़ा भी दिया जाए तो पीछे वाला इनकी जगह ले लेगा। मतलब ये लगातार जारी रखते हैं जब तक इन्हें पूरी तरीके से ना उड़ा दिया जाए। तो उसी के लिए ये भार्गवास्त्र है। तो समन्वित तरीके से अगर पूछ ले स्वॉर्म ड्रोन क्या होते हैं, तो समन्वित तरीके से काम करते हैं और एक समूह में संगठित रूप से काम करते हैं, और ये एआई से लैस होते हैं। तो इन्हें ऑपरेट नहीं करने की जरूरत पड़ती। ऐसा नहीं कि कोई बैठा इन्हें रिमोट से चला रहा हो, खुद से ये समन्वित तरीके से एक साथ काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट का है। तो इनका कोई नेता नहीं होता है, कोई अनुयायी नहीं होता है, खुद का इनका दिमाग होता है, क्योंकि एआई से लैस होते हैं तो थोड़े खतरनाक ज्यादा होंगे ये। स्वतः निर्णय लेंगे, सामूहिक में काम करते, अकेले नहीं करेंगे, सामूहिक में। स्वचिकित्सा का क्या मतलब, अपनी क्षति स्वयं से मरम्मत कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक साथ कई सारे जाएंगे। मानव हस्तक्षेप की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हमने देखा है। तो स्वर्म ड्रोन का हमने देखा मानव हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, और एक साथ कई हमला करते हैं। और अपना भार्गवास्त्र कितने को नष्ट कर सकता है, 64 को। तो ये हुआ 17 जनवरी के इंपोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे।